हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए कविता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नई गाइडलाइन जो हमारे पास आई है रूल 86 ए के रिगार्डिंग। ये नई गाइडलाइन किसके रिगार्डिंग है? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस है, उसका डेबिट बैलेंस हम लोग कब यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, इससे रिलेटेड ये गाइडलाइन है। तो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ रूल 86 ए क्या है, ताकि आपको इस गाइडलाइन को समझने में आसानी हो। ये गाइडलाइन हमारे पास करंटली ही आई है, वैसे 2 नवंबर 2021 को। ठीक है जी। और ये जो गाइडलाइन है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आईटीसी की ब्लॉकेज इससे रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे गाइज कि रूल 86 ए क्या है, ताकि हम चार्ट के थ्रू इजीली इसको समझ पाए। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले रूल 86 के अंदर बताया क्या हुआ है। रूल 86 के अंदर कंडीशंस बताई हैं। कौन सी कंडीशंस? वो कंडीशंस जिसके बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के डेबिट बैलेंस को यूज कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो आपको आईटीसी खड़ा हुआ है, वो आईटीसी किस बेस पर, किन कंडीशंस पर आपको अलाउड होगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या कंडीशन दिया है आपको कि जो अगर आईटीसी है वो आपके पास डिसअलाउड कब होगा। ये जो आईटीसी है ये डिसअलाउड करेगा या तो आपको कमिश्नर, ठीक है जी, या फिर और का मतलब क्या है, या तो कमिश्नर डिसअलाउड करेगा या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर, यानी ऐसा ऑफिसर जो कि ऑथोराइज्ड होगा। अब ऑथोराइज्ड किससे होगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, यानी असिस्टेंट कमिश्नर से बिलो रैंक का वो पर्सन नहीं होना चाहिए। फिर से मैं आपको इसका क्रक्स बताती हूँ। जो आईटीसी है, आईटीसी डिसअलाउड किया जा सकता है, लेकिन डिसअलाउड उसे कौन सा पर्सन कर सकता है? या तो कमिश्नर या ऐसा ऑथोराइज्ड पर्सन, यानी डायरेक्टली वो बंदा नहीं कर सकता, उसको ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। ठीक है। और वो जो पर्सन है असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। यानी असिस्टेंट कमिश्नर ने डायरेक्टली अगर आपको डिसअलाउड कर दिया तो वो अलाउड नहीं होगा। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर के पास ऑथोराइजेशन होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनवॉइस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अगर इनवॉइस जो इशू किया है रजिस्टर्ड पर्सन ने, हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है, आपको इनवॉइस इशू किया, यानी सेलर है, रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड सेलर ने आपको इनवॉइस इशू कर दिया, लेकिन वो पर्सन एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, या फिर वो पर्सन अपने रजिस्टर्ड प्लेस से बिजनेस ही नहीं कर रहा, लिखा हुआ है ना, देखिए, और नॉट कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस, या फिर वो पर्सन रजिस्टर्ड प्लेस से आपको बिजनेस ही नहीं कर रहा वो वहां से, तो इस केस में क्या हो जाएगा? आईटीसी डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है जी। तो आईटीसी अवेल्ड विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का रिसिप्ट होना बहुत जरूरी है अगर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। तो अगर आपको गुड्स और सर्विसेज ही रिसीव नहीं हुई तो आप उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के डेबिट बैलेंस को अवेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें टैक्स चार्ज, जो टैक्स चार्ज किया है सेलर ने बायर से, वो टैक्स गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ क्या दिया हुआ है? टैक्स नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, यानी अगर वो टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया गया तो आप उसका आईटीसी नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द क्रेडिट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। अब आप कहेंगे मैम ये चीज ऊपर भी आई थी कि रजिस्टर्ड पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। ध्यान से देखिए इन दोनों पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे कौन सा पर्सन? पर्सन इशूइंग द इनवॉइस, यानी यहाँ पे किसकी बात हुई है? सेलर एग्जिस्टेंस में नहीं है, सेलर अपने रजिस्टर्ड प्लेस से काम नहीं कर रहा। यहाँ किसकी बात हुई है? जो पर्सन बायर है ठीक है जी, जो पर्सन बायर है, जो अवेल कर रहा है क्रेडिट, अवेल कौन करेगा? बायर। तो बायर ही अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है या फिर बायर अपने रजिस्टर्ड प्लेस से काम नहीं कर रहा, तो वो उस आईटीसी को अवेल नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। यहाँ इस पॉइंट में बायर की बात हुई है, उस पॉइंट में सेलर की बात हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और अदर डॉक्यूमेंट, एज पर रूल 36 अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, डेबिट नोट नहीं है, या अदर डॉक्यूमेंट जो कि प्रूव करे आपकी सेल, वो नहीं है, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, उसे आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो गाइज ये सब तो ऊपर हमारे पास कंडीशंस थी रूल 86 ए की, मैंने इसको चार्ट में कन्वर्ट किया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गाइडलाइंस की। ठीक है जी। गाइडलाइंस इशूड डेटेड
टू 2 नवंबर 2021 को। अब ये जो हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं, ये प्रॉपरली इसी ECL के डेबिट बैलेंस से रिलेटेड है कि कब कब आपको ये अलाउड होगा, कब कब आपको ये अलाउड नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले क्या दिए हुए गाइस, इसमें ग्राउंड्स। सबसे पहले आपको दिया है ग्राउंड ऑफ डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ ECL, यानी किस ग्राउंड के ऊपर, किस बेस के ऊपर जो डेबिट है ECL का, वो कमिश्नर या पर्सन ऑथोराइज्ड नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, ये हमारे पास डिसअलाउ किस बेस पर करेंगे, किस ग्राउंड पर करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, वही जो मैंने बताया था कि कमिश्नर करेगा या फिर असिस्टेंट कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, और वो जो पर्सन होगा वो भी क्या होगा, ऑथोराइज्ड। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यानी वो जो भी पर्सन होगा वो अपने माइंड को एप्लीकेबल करेगा। अपने माइंड को एप्लीकेबल इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि वो एक मैकेनिकल ऑर्डर के अंदर डायरेक्टली आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस डिसअलाउड कर देगा, नहीं। वो प्रॉपर हर एक सिचुएशन देखेगा, उस सिचुएशन के अंदर वो अपने माइंड को एप्लीकेबल करेगा और उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है जिस बेस पर उसे डिसअलाउ करना चाहिए। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है तो वो डिसअलाउ नहीं करेगा, यानी सारे सर्कमस्टांसेस को वो कंसीडर करेगा, उसके बाद ही वो डिसअलाउ करेगा। देखिए सेकंड लाइन में ही हमें बताया हुआ है, कंसीडर ऑल द पॉइंट्स और फैक्ट्स, यानी सारे के सारे पॉइंट्स और फैक्ट्स आपको कंसीडर करने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको क्या दिया हुआ है, वेदर डिसअलाउइंग प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू, क्या अगर हम इस ECL को डिसअलाउड कर रहे हैं, यानी कमिश्नर और अदर जो भी पर्सन है नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर हु इज ऑथोराइज्ड, मैं बार बार ऑथोराइज्ड वर्ड यूज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो पर्सन क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑथोराइज्ड होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये जो डिसअलाउ हो रहा है, क्या इस डिसअलाउंस की वजह से डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट या फिर डिपार्टमेंट का रिवेन्यू, उसकी प्रोटेक्शन हो रही है? अगर उसकी प्रोटेक्शन होती है तो आपके पास अलाउड होगा, तो वो पर्सन डिसअलाउ कर सकता है ITC। नेक्स्ट, नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन अ मैकेनिकल मैनर, मैंने आपको ये ऊपर ही बताया, इसके अंदर मैकेनिकल मैनर के अंदर वो डिसअलाउ नहीं कर सकता। ही शुड हैव, ही मस्ट हैव, आई कैन से ही मस्ट हैव मटेरियल एविडेंसेस, यानी उसके पास मटेरियल एविडेंसेस का होना जरूरी है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट केयर, यानी उसे अपनी इंटेलिजेंट केयर लगानी है, अपना माइंड एप्लीकेबल करना है, और उस बेस पर वो क्या करेगा, ITC को डिसअलाउ करेगा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास पार्ट इस गाइडलाइन का क्या था, नेक्स्ट इसका पार्ट था प्रॉपर अथॉरिटी के बारे में। अगर आप पढ़ेंगे तो ग्राउंड्स के जस्ट बाद उन्होंने प्रॉपर अथॉरिटी की डेफिनेशन दी है कि प्रॉपर अथॉरिटी में कौन कौन आएगा। प्रॉपर अथॉरिटी की अगर बात करें तो अप टू 1 करोड़, यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो डेबिट बैलेंस है वो अप टू 1 करोड़ है, तो डिप्टी कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ये लोग एलिजिबल हैं आपके ITC को डिसअलाउ करने के लिए। नेक्स्ट वन, अगर अबव 1 करोड़ टू 5 करोड़, अगर 1 करोड़ टू 5 करोड़ का बैलेंस है तो आपका जो ITC है वो या तो एडिशनल कमिश्नर या जो जॉइंट कमिश्नर है वो डिसअलाउ कर सकते हैं। अबव 5 करोड़ के केस में प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास ही पावर है उसे डिसअलाउ करने की। और इसके अलावा जो स्पेसिफाइड ऑफिसर्स हो गए DGGI, वो भी आपके पास पावर जो है वो अपनी एक्सरसाइज कर सकता है, डिसअलाउ कर सकता है ITC। नेक्स्ट, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हुई है ड्यूरिंग ऑडिट अंडर सेक्शन 65 और 56, तो कमिश्नर जो है वो रेफर कर सकता है किसको, ज्यूरिडिक्शनल CGST कमिश्नर को। फिर से मैं बताऊंगी, अगर डिस्क्रिपेंसी हुई है ड्यूरिंग ऑडिट अंडर सेक्शन 65 और 56, तो कमिश्नर क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है केस ज्यूरिडिक्शनल CGST कमिश्नर को। ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएंगी प्रॉपर अथॉरिटी। नेक्स्ट आपके पास इस गाइडलाइन का तीसरा पार्ट, 3 पार्ट्स में ये गाइडलाइन जो है आपकी डिवाइड है। प्रोसीजर फॉर डिसअलाउइंग ऑफ डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी जो आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का डेबिट बैलेंस है वो डिसअलाउ करना है, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। प्रोसीजर देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या है, रीजन टू बिलीव, यानी जो प्रॉपर ऑफिसर है, इनमें से जो भी प्रॉपर ऑफिसर एज पर द बैलेंस ऑफ ये जो हमारा है ECL का डेबिट बैलेंस, इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर ऑफिसर होगा उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, यानी एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, एक प्रॉपर बेस होना चाहिए जिस बेस पे वो आपका डेबिट बैलेंस जो है वो डिसअलाउड कर रहा है। अगर कोई प्रॉपर बेस नहीं है, मटेरियल एविडेंस नहीं है, तो वो आपका बैलेंस डिसअलाउ नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन, डिसअलाउंस जो है
जितना आपका फ्रॉडुलेंट आईटीसी आया, ठीक है जी, जितना आपका फ्रॉडुलेंट आईटीसी आया, यानी कि जितना आप फॉर एग्जांपल आपका जो आईटीसी है उसमें से कमिश्नर को लगता है कि 1 लाख का आईटीसी आपने गलत तरीके से लिया, एक फ्रॉडुलेंट मैनर में लिया, ठीक है जी, लेकिन आईटीसी जो खड़ा हुआ है आपके क्रेडिट लेजर के अंदर वो खड़ा हुआ है 5 लाख, खड़ा कितना हुआ है 5 लाख, लेकिन 1 लाख का आईटीसी उसे लगता है कि आपने फ्रॉडुलेंट मैनर में लिया है, तो वो जो डिसअलाउ करेगा 5 लाख के बैलेंस को नहीं करेगा, वो सिर्फ 1 लाख के बैलेंस को करेगा जो कि फ्रॉडुलेंट मैनर का उसे लग रहा है। अदर आईटीसी आपका डिसअलाउ नहीं होगा, वो अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिलेटेड पर्सन को, ठीक है जी, वो जो आईटीसी उसने डिसअलाउ किया है पोर्टल पर, जीएसटी पोर्टल पर, वो उस रिलेटेड पर्सन को इन्फॉर्म करेगा स्पेसिफिकली कि आपका ये आईटीसी डिसअलाउ किया जा रहा है। उसके बाद वो जो रिलेटेड पर्सन है ना वो बिल्कुल फ्री है, वो एविडेंस सबमिट करवा सकता है। वो क्या करेगा, जो भी रिलेटेड प्रॉपर अथॉरिटी है, कमिश्नर, आइदर जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जिसने भी आपका आईटीसी डिसअलाउड किया है, आप उसे प्रॉपर एविडेंस सबमिट करवाइए, ठीक है जी। और हो सकता है कि एविडेंस सबमिट होने के बाद उसे लगे कि प्रॉपरली जो सिचुएशन थी वो ठीक है, उसे डेबिट जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का वो अलाउड होना चाहिए और वो अलाउड कर सकता है। यानी कि अगर आपके एविडेंसेस प्रॉपर होंगे तो आपको आईटीसी अलाउड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि जब वो आईटीसी अलाउड करेगा, जब आपको प्रॉपर अथॉरिटी आईटीसी अलाउड करेगी तो उसे उस अलाउइंग के भी रीजन देने होंगे, यानी उसने वो आईटीसी आपको क्यों अलाउड किए फिर से, ठीक है जी। यानी आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, ये बर्डन किसके ऊपर डाला गया, डिपार्टमेंट पे, कि डिपार्टमेंट को प्रॉपर रीजन देने हैं कि पहले आपने इसका आईटीसी डिसअलाउड क्यों किया था, ठीक है जी। और उसके बाद अगर उसने अलाउड कर दिया तो ऐसे कौन से मटेरियल एविडेंसेस थे जिसके बेस पर आपने उसे फिर से अलाउड कर दिया। नेक्स्ट ये पॉइंट हमारे पास गाइस पहले भी था 86A में, लेकिन क्लैरिटी तब भी नहीं थी, क्लैरिटी प्रॉपर अब भी नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यानी 1 साल के रिस्ट्रिक्शन के बाद ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी जाएगी, यानी आपका जो 1 लाख का आईटीसी रोका गया, डिसअलाउ किया गया, जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद उसके आईटीसी आपको फिर से मिल जाएंगे। वो आईटीसी आपके क्या हो जाएंगे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी डिसअलाउड किए गए थे वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो जाएंगे, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। रूल 86 में पहले भी ये पॉइंट था, 86A में, सॉरी, ठीक है जी। ये वीडियो गाइज हमने चार्ट के थ्रू बनाई, चार्ट से आपको 86A का रूल और उसकी गाइडलाइन समझाने की प्रॉपर कोशिश की। आपको अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और दूसरा गाइज, हमारी ई टैक्सोलॉजी जो है वो ई लाइब्रेरी है, मैं ऑथोराइज्ड पार्टनर हूँ ई टैक्सोलॉजी में। अगर आप ई टैक्सोलॉजी के ऊपर देखना चाहें तो हर एक तरीके के चार्ट, हर एक तरीके के नोटिफिकेशंस अप टू डेट मिलते हैं आपको। अगर आप इसका अगर आप देखना चाहें, इससे रिलेटेड ज्यादा डिटेल लेना चाहें तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर और कंप्लीट डिटेल आपको दी हुई है, आप इसके ऊपर से ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।